तो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि डीएसएलआर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके साथ में यानी कि डीएसएलआर कैमरे के साथ में क्या कुछ आता है, किस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमको खरीदना चाहिए, कौन सा स्पेयर पार्ट लेना चाहिए, कौन सा स्पेयर पार्ट नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे साथ में मैंने वो भी बताया यानी कि कौन सा लेंस लेना चाहिए, कौन सा लेंस लेना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे मिरर लेंस आता है या तो एक्स्ट्रा आप लेंस खरीदते हो तो उसमें क्या आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे डीएसएलआर है तो उसके साथ में कौन से स्पेयर पार्ट होना चाहिए, कौन सा डीएसएलआर खरीदना चाहिए, इसके साथ में यहाँ पे मैंने वो भी बताया यानी कि उसका इमेज सेंसर कौन सा होना चाहिए और यहाँ पे फोकस पॉइंट कितना होना चाहिए। उसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ले ली कि आखिरकार डीएसएलआर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और यहाँ पे कैसा काम करता है, उसके बारे में हमने जान लिया। इस वीडियो में हम जाने कि आखिरकार डीएसएलआर क्यों खरीदते हो, कैसे खरीदना है, कितने बजट में खरीदना है, सेकंड हैंड डीएसएलआर हम खरीदते हैं तो उसमें क्या ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे डीएसएलआर किस तरीके से खरीदना चाहिए, कहां से खरीदना चाहिए, डीएसएलआर किस तरीके से पकड़ते हैं, किस तरीके से फोटोग्राफी करते हैं और यहाँ पे किस एंगल में हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखते रहे पूरी वीडियो और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इस कोर्स में हम बताने वाला है कि डीएसएलआर बेसिक से लेके एडवांस तक किस तरीके से आप फोटोग्राफी कर सकते हो और यहाँ पे साथ में कोई भी ऐसा इश्यू आता है वो भी यहाँ पे किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहे पूरी वीडियो। तो फर्स्ट स्टेप में मैं बताता हूँ यानी कि डीएसएलआर जब भी यहाँ पे आप खरीदते हो तो पहले ये तय कर लीजिए कि डीएसएलआर क्यों खरीदते हो। यूट्यूब के लिए खरीदते हो, रील्स के लिए खरीदते हो, पर्सनल फोटोग्राफी के लिए खरीदते हो या तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए खरीदते हो, वीडियोग्राफी के लिए खरीदते हो, तो वो पहले आपको तय करना होगा। साथ में मैं वो भी बताने वाला हूँ यानी कि आप जब भी यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफी या तो पर्सनल फोटोग्राफी या तो आप वेडिंग फोटोग्राफी या तो आउटडोर फोटोशूट करने वाले तो उसके लिए कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है उसके बारे में मैं बताता हूँ। यानी कि आप यूट्यूब के लिए, रील्स के लिए और पर्सनल फोटोग्राफी के लिए आप कैमरा खरीदते हो जिसमें यहाँ पे आपको कैनन का कैमरा खरीदना चाहिए, जिसमें उसकी बैकग्राउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। तो इसलिए यहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं तो आप कैनन का कैमरा खरीद सकते हैं। उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे ज्यादातर यूट्यूबर, ज्यादातर रील्स वाले निकॉन का कैमरा यूज कर सकते हैं या तो सोनी का भी कैमरा यूज कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है। आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं और यहाँ पे आप वेडिंग फोटोग्राफी हो या तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो या तो कहीं आउटडोर फोटोशूट करने वाले या तो वीडियोग्राफी करने वाले तो उसके लिए आप निकॉन का कैमरा यूज कर सकते हैं या तो सोनी का कैमरा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो भी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी होती या तो वीडियो क्वालिटी होती है वो खुद में खुद ऑटो फोकस हो जाती, जिसमें यहाँ पे ऑटो सेटिंग होता है जिसकी मदद से आपकी जो भी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो वो बेटर आती है। पर्सनल फोटोग्राफी या तो वीडियोग्राफी करने के लिए खरीदते हो जिसमें आपको कैनन का खरीदना चाहिए और यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा कैमरा है जिसमें यहाँ पे निकॉन का हो, कैनन का हो, सोनी का हो, फिजिक फिल्म का हो, लेकिन आप कैमरा यूज करते हो और यहाँ पे आपको सब कुछ सेटिंग आता है तो आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर जिसमें यहाँ पे निकॉन का हो गया, कैनन का हो गया, फिजिक फिल्म का हो गया, पैनासोनिक का हो गया या तो सोनी का हो गया तो उसमें भी आप पर्सनल फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। यानी कि आपको सही तरीके से सेटिंग आता है तो उस तरीके से आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो यहाँ पे आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप खुद के लिए फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आप कैनन का कैमरा ले सकते हैं। और यहाँ पे आप आउटडोर शूट करने वाले या तो कोई भी ऐसे वेडिंग फोटोग्राफी या तो कहीं पे आप फोटोग्राफी करने वाले तो आप निकॉन का कैमरा का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो भी यहाँ पे डीएसएलआर यूज करते हैं उस तरीके से यहाँ पे आप डीएसएलआर परचेस करने वाले तो पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना डीएसएलआर आता है, उसमें किस तरह की सेटिंग आती है या नहीं आती वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, तब यहाँ पे आप बड़ा डीएसएलआर ले सकते हैं। जब तक यहाँ पे आपको सेटिंग नहीं आता, जब तक यहाँ पे आपको डीएसएलआर का सेटिंग नहीं आता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपको पहले सीख लेना कि किस तरीके से डीएसएलआर सेटिंग करते, किस तरीके से यूज कर सकते। उसके साथ यहाँ पे जो भी यहाँ बड़े जर्नलिस्ट यहाँ पे डीएसएलआर यूज करते उसको यहाँ पे आप यूज कर सकते। इसके साथ में मैं ये बताने वाला हूँ यानी कि जो भी यहाँ पे आप डीएसएलआर परचेस करते हो वो कहाँ से परचेस करना चाहिए, यानी कि अमेजोन से करना चाहिए, फ्लिपकार्ट से करना चाहिए या तो मार्केट से करना चाहिए या तो कहीं भी वेबसाइट से यहाँ पे आप परचेस करते हो। लेकिन मेरी मानो तो आप मार्केट से खरीदो क्योंकि आपको नहीं पता कि आखिरकार इसका रेट क्या है। यानी कि डीएसएलआर की आप रेट देखोगे जिसमें अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वेबसाइट होगी या तो मार्केट में देखोगे जिसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्राइस होगी। यानी कि आप मार्केट से खरीदते हो तो उसकी प्राइस अलग होगी क्योंकि उसमें यहाँ पे आपको क्या मिलती है, वारंटी मिलती है
और यहाँ पे आप अमेजोन से या तो फ्लिपकार्ट से यहाँ पे आप वारंटी लेते हो, लेकिन 7 दिन या तो 1 साल की होती है, लेकिन जो भी यहाँ पे सर्विस देता है वो सही तरीके से नहीं देता, क्योंकि जो भी यहाँ पे रिपेयरिंग सर्विस होती है वो यहाँ पे नहीं मिलती, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेट करना पड़ता है। लेकिन आप मार्केट से खरीदते हो तो आपको पता चलता है कि उसमें क्या फीचर आता है, किस तरीके से डीएसएलआर आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट या तो वेबसाइट पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे उसकी डिटेल ही आप चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट चेक नहीं कर सकते। लेकिन आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो मार्केट में आप डीएसएलआर देखते हो, उसके साथ कौन सी किट मिलती है, और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे मार्केट में जो भी यहाँ पे खरीदता है डीएसएलआर वो यहाँ पे आपको ऑफर भी देता है, या तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे मेरी मानो तो आप मार्केट में खरीदो। आप एक नए फोटोग्राफर हो या तो आप यहाँ पे डीएसएलआर सीखना चाहते हो कि किस तरीके से उसको यहाँ पे फोटोग्राफी करना चाहिए, किस तरीके से वीडियोग्राफी करना चाहिए, तो आप सेकंड हैंड कैमरा भी ले सकते हैं। उसमें यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि डीएसएलआर कैमरा आप खरीदना चाहते और यहाँ पे आप सेकंड हैंड डीएसएलआर कैमरा खरीदना चाहते तो खरीद सकते, लेकिन यहाँ पे उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट कैसी है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप सेकंड हैंड डीएसएलआर कैमरा खरीदना चाहते तो उसको यहाँ पे आपको पहले देखना होगा, यानी कि वो कैमरा कैसा है, यानी कि आप देखोगे जिसमें यहाँ पे ज्यादा यूज हुआ है या नहीं हुआ, या तो आप फोटो यहाँ पे निकालोगे या तो फोटो खींचोगे तो उसमें यहाँ पे नंबर आ जाएगा कि कितने यहाँ पे फोटो खींचा है अब तक, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे लेंस मिलता है, चार्जर मिलता है, बैटरी मिलती है, फ्लैश लाइट मिलता है, या तो उसकी डिस्प्ले कैसी है, या तो आप जो भी यहाँ पे उसमें यहाँ पे बटन आता है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश लाइट भी चेक कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे सेकंड हैंड डीएसएलआर है उसका शटर स्पीड कैसा है वो सब यहाँ पे आपको चेक करना होगा, फिर यहाँ पे जाके आप डीएसएलआर खरीद सकते हैं। उसमें खास बात ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे आप सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदते हो तो उसकी यहाँ पे फोटो क्वालिटी आपको देखनी होगी, उसमें यहाँ पे आपको सेटिंग करना होगा, जो यहाँ पे मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड हैंड डीएसएलआर आप लेते हो तो उसमें किस तरीके से और यहाँ पे कैसे चेक करना उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे बताया कि सेकंड हैंड डीएसएलआर कैमरा आप खरीदते हो तो कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, उसके बारे में यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाल रखी, जाके आप देख सकते हैं। सेकंड हैंड जब भी यहाँ पे डीएसएलआर कैमरा खरीदते हो तो उसमें यहाँ पे आपको देखना होगा कि उसके साथ में कौन सी चीज आती है, वो यहाँ पे कितने यूज हुई है, और यहाँ पे जो भी बिल नंबर आता है वो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, और यहाँ पे कहाँ से खरीदते हो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। कि मार्केट से आप खरीदते हो तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे सेकंड हैंड डीएसएलआर कहीं पे गिरा है या नहीं गिरा, और वो चेक करना है तो उसका शटर स्पीड से आप भी चेक कर सकते हैं, यानी कि सही तरीके से वर्क नहीं करता, या तो 15 से 50 फोटो आप खींचते हो, इसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती तो समझ जाना कि उस डीएसएलआर यहाँ पे गिर चुका है, जिसकी वजह से शटर स्पीड जो भी है उसका शटर अंदर के डीएसएलआर के अंदर जो भी यहाँ पे शटर आता है वो सही तरीके से काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी जो भी फोटो है वो बेटर नहीं आती। या तो 10 या 15 फोटो आप खींच पाते हो, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक हो जाना, या तो पहले से यहाँ पे शटर बंद हो जाना, जिसकी वजह से फ्लैश लाइट अच्छी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आपकी जो भी फोटो है वो यहाँ पे ब्लैक हो जाती है या तो फुल व्हाइट हो जाती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे उसका शटर स्पीड या तो जो भी यहाँ पे सेटिंग किया है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आप जो भी यहाँ पे मेनू में सेटिंग करते हो और सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता तो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि सही तरीके से डिस्प्ले में यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो भी यहाँ पे लेंस लगा है उसका जो भी यहाँ पे सर्किट होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती, उसका सेंसर सही तरीके से काम नहीं करता, यानी कि वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो भी सेटिंग करोगे वो यहाँ पे लेंस सेटिंग नहीं होगा, यानी कि लेंस में कुछ भी नहीं होगा, जिसकी वजह से आप जो भी जिस तरीके से फोटो खींचना चाहते हो वो नहीं खींच पाओगे। तो इसलिए भी आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि सेकंड हैंड डीएसएलआर आप कैमरा खरीदते हो तो पहले आपको देखना होगा कि आखिरकार वो चीज कैसी है, किस तरीके से कितना यूज हुआ है, उसकी यहाँ पे क्वालिटी कैसी है, यानी कि ज्यादा यूज हुआ है या तो मोड बटन कोई भी ऐसा बंद है वो भी यहाँ पे आपको चेक करके देखना होगा। और खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि फ्लैश लाइट आप लगाते हो वो सही तरीके से वर्क होता है या नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे आप डीएसएलआर में देखोगे जिसमें यहाँ पे फ्लैश लाइट में दिक्कतें होती है। कोई भी ऐसी नई फ्लैश लाइट आप लगाते हो वो सही तरीके से वर्क नहीं करती, या तो बंद हो जाती या तो उड़ जाती उसकी ट्यूब, तो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काफी सारे डीएसएलआर के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया, यानी कि सेकंड हैंड आप डीएसएलआर कैमरा खरीदते हो तो खास बात आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर कैमरा खरीदते हो तो उसको किस तरीके से यूज करना, किस तरीके से उसको पकड़ना और यहाँ पे फोटोग्राफी कैसी करनी, तो उसके बारे में बता दो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको कर देना है। इसके बाद जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर कैमरा पकड़ते हो तो इस तरीके से पकड़ना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके कैप हटा देना है। हटाने के बाद
जो भी यहाँ पे आपकी पकड़ने की रीत होती है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको रखनी है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दूसरा हाथ जो भी है वो इस तरीके से रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप जूमिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लर कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे सामने वाला बंदा या तो कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे आपको देखता है तो वो आपको समझ जाता है कि वो सही फोटोग्राफर है। क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पकड़ते और यहाँ पे ऐसा फोटोग्राफी करते, या तो इस तरीके से पकड़ते। तो आपको कभी भी ऐसा पकड़ना नहीं, जो भी यहाँ पे आप हाथ में रखते हो तो इस तरीके से कैमरा होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरा हाथ जो भी है वो इस तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो भी फोटोग्राफी करते हो वो बेटर आए, और यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे हिलता भी नहीं। तो वो भी आपको खास बात ध्यान में रखना। और यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे फोटोग्राफी करते हो, यानी कि आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, और यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप फोटो इस तरीके से करते हो और यहाँ पे कैमरा इस तरीके से हलता है, तो आपको किस तरीके से काम करना होगा, जो भी यहाँ पे लेंस में वीआर वाला मोड आता है तो उसको यहाँ पे आपको ऑन कर लेना, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे फोटो खींचते हो वो सही तरीके से और यहाँ पे बेटर आती है। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। तो खास बात ये ध्यान रखना होगा, यानी कि डीएसएलआर कैमरा जब भी यहाँ पे आप पकड़ते हो या तो जब भी यहाँ पे आप हाथ में रखते हो तो वो इस तरीके से होना चाहिए, और फोटोग्राफी हो जाने के बाद आपको इस तरीके से रख देना है। जब भी यहाँ पे आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो या तो आप आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो तो उसमें यहाँ पे आपको किस तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर में फोटोग्राफी हो जाती है, इसके बाद यहाँ पे आपको 15-20 मिनट यहाँ पे रुकना होता है, तो डीएसएलआर आपको बंद कर देना है, यानी कि ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रख देना, और यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो कहीं पे टकरा ना जाए, जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर है वो कहीं पे टकरा ना जाए, नहीं तो काफी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे मैं लास्ट में ये बता देता हूँ, यानी कि जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर कैमरे में फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो या तो वीडियोग्राफी करने के लिए जाते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस एंगल में मैं फोटो लूं ताकि बेटर फोटो आए। तो वो भी यहाँ पे आपको देखना होगा। और यहाँ पे जिस जगह पे जाते हो तो आपको खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आपको नहीं पता कि किस तरीके से मैनुअल सेटिंग करें, तो आपको ऑटो मोड में भी फोटोग्राफी करनी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइट होगी तो ही यहाँ पे आपकी बेटर फोटो आएगी, और यहाँ पे आपकी फोटो बेटर नहीं आती तो फ्लैश लाइट का यूज करें। फ्लैश लाइट का यूज करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी है वो सही तरीके से आएगी। और यहाँ पे फ्लैश लाइट जो भी है आपके पास वो यहाँ पे ऑटो मोड में कर देना। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर कैमरा है वो यहाँ पे मोड से यहाँ पे ऑटो में कर देना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे आपका कैमरा है वो यहाँ पे इतनी ही लाइट लेगा जितनी उनको जरूरत है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो भी फोटो है वो बेटर आएगी। और यहाँ पे धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, मैनुअल में भी देखना होगा, यानी कि ऑटो में एक फोटो पाड़िए, कि आपको क्या करना है, ऑटो में एक फोटो खींचना है। इसके बाद यहाँ पे उसका आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड कैसा है वो यहाँ पे आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअल में सेटिंग कर लेना है। मैनुअल में जब भी यहाँ पे सेटिंग करोगे उसमें क्या होता है, जब भी यहाँ पे आप शटर स्पीड सेटिंग करते हो या तो जो भी यहाँ पे अपर्चर सेट करते हो या तो आईएसओ सेट करते हो, वो उसको देख के ही यहाँ पे आपको करना है। लेकिन शटर स्पीड यहाँ पे जो भी आप सेट करते हो वो 125 होना चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना है, यानी कि 100 से 125 रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपर्चर सेट करते हो वो अपर्चर यहाँ पे आपको देखना होगा कि लाइट कितनी है या तो लाइट कम कितनी है, वो भी यहाँ पे आपको देखना होगा। आईएसओ जब भी यहाँ पे आप सेट करते हो तो वो भी यहाँ पे आपको देखना होगा कि किस जगह पे आप फोटोग्राफी करते हो। तो आपको दो ही चीज सेट करनी है, एक अपर्चर और यहाँ पे एक आईएसओ। शटर स्पीड के बारे में देखोगे तो शटर स्पीड जो भी यहाँ पे उसका स्पीड है, जो भी यहाँ पे फोटो खींचने की क्षमता है वो यहाँ पे 125 रखना है, ताकि जो भी यहाँ पे आपकी फोटो है वो सही तरीके से फोटो खींचने के बाद शटर ऑफ हो जाए। तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको शटर स्पीड कौन सी रखनी है, 100 से 125 रखनी, यानी कि जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर कैमरा चलाने के लिए जाते हो या तो कहीं पे आप फोटोग्राफी करते हो तो उसके पहले आपको देखना होगा कि कैसी लाइट है, कैसी चीज है, उसके बैकग्राउंड कैसा है। या तो आप जो भी फोटोग्राफी करते हो तो उसमें पहले देख लेना, एक दो फोटोग्राफी करे और यहाँ पे देख लीजिए कि कैसी फोटो आती है, किस एंगल में मेरे को फोटोग्राफी करनी और यहाँ पे कहाँ तक यहाँ पे मेरे को फोटोग्राफी करनी। क्योंकि काफी सारे लोगों को देखोगे जो पीछे वाला बैकग्राउंड जो भी होता है वो ब्लर करना चाहते हैं, लेकिन लेंस कौन सा यूज करते हैं, 18-55। तो इस तरीके से यहाँ पे आप करोगे तो जितना ज्यादा यहाँ पे आपको ब्लर चाहिए वो उतना ब्लर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका लेंस जो भी है वो छोटा आता है। जो भी यहाँ पे फोकस करता है वो उतना ही क्षमता में फोकस करेगा जितना यहाँ पे उसका फोकस पॉइंट है। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो। जो भी यहाँ पे आप डीएसएलआर कैमरा खरीदते हो तो वो आपको देखना होगा कि किस तरीके से खरीदते हो, कहाँ से खरीदते हो और यहाँ पे किस लिए खरीदते हो, यानी कि पर्सनल फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए
या तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए। तो लास्ट में मैं ये बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर कैमरा खरीदने के लिए जाते हो तो आपको पहले सोच लेना है कि डीएसएलआर कैमरा आखिरकार क्यों खरीदता हूँ, किस लिए खरीदता हूँ और यहाँ पे उसका यूज क्या करने वाला हूँ। प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए या तो वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी या तो पर्सनल फोटोग्राफी के लिए, तो वो आपको पहले देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको बजट देख लेना कि किस बजट में आपको कैमरा खरीदना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट कैसी है, किस तरीके से उसके साथ यहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलते हैं, किस चीज यहाँ पे आपको मिलती है, कौन सी चीज आपको नहीं मिलती, और यहाँ पे उसका प्राइस आपको देख लेना है। ऑनलाइन भी देख लेना है, इसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन भी देख लेना। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे डीएसएलआर एक ही जगह पे आपको ले लेना, लेकिन पहले चेक करें कि कौन सा डीएसएलआर मार्केट में चल रहा है। और यहाँ पे आपको नहीं पता कि डीएसएलआर किस तरीके से खरीदना चाहिए, किस लिए कौन सा डीएसएलआर खरीदना चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।